चुनाव नतीजों के बाद नवी मुंबई में बवाल देखने को मिला है। बीजेपी समर्थकों ने तोड़फोड़ वहां पर कर दी है। शिवसेना यूबीटी दफ्तर में ये तोड़फोड़ हुई है। आपसी बहस के बाद बवाल वहां पर हो गया। ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कल शाम की एक घटना बताई जा रही है। जिस वक्त वहां पर बवाल हुआ, ये उसी वक्त का फुटेज आपके सामने है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के नतीजे कल घोषित हुए और उसके बाद इस तरीके से ये बीजेपी समर्थकों ने तोड़फोड़ यहां पर की है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी दफ्तर में ये तोड़फोड़ की गई है। आपसी बहस और उसके बाद ये बवाल। नम्रता दुबे हमारी संवाददाता इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। नम्रता, क्या है ये पूरा मामला, क्यों बवाल हुआ, क्या बताया जा रहा है? देखिए, नवी मुंबई के नेरुल की पूरी घटना है। शिवसेना शिंदे के शहर प्रमुख थे विजय माने, उनके दफ्तर में ये तोड़फोड़ की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि नवी मुंबई में महायुति एक साथ नहीं लड़ रही थी, सबने अलग चुनाव लड़ा और उस दौरान जो ये लोकल लेवल का चुनाव था, बीजेपी के नेता जीते और गुस्से में जब जश्न मनाया जा रहा था शिंदे समिति के दफ्तर के सामने, तब बहसबाजी हुई, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की आरोप जो है वो शिंदे गुट की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे कार्रवाई जो है की जा रही है। और ऐसी तस्वीर नहीं दीपा, मैं आपको बता दूं कि पुणे संभाजी नगर से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां जो ठीक है, शुक्रिया नम्रता आपका पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर मेघालय से है। मेघालय के शिलोंग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिलोंग के गोइंका कंपाउंड में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 50 से 60 घर यहां आ गए और आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, बेहद डरावनी ये तस्वीर। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। ये कंपाउंड है जिसमें आग धधकती हुई आपको दिखाई दे रही है। धुएं का गुबार उठ रहा है। अब किस वजह से ये आग लगी है, इसके बारे में जांच पड़ताल होगी। सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि इस आग को बुझाई जाए। शिलोंग से बड़ी खबर है। गोइंका कंपाउंड में ये आग लगी है और 50 से 60 घर इसकी जद में आ गए। आग कितनी भीषण है ये तस्वीरें बता रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, जो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर टीम कर रही है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि धुआं भर गया। 50 से 60 घर इस आग की जद में आकर जलकर राख हो गए। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। हवाई रेल यातायात पर सीधा असर इसका पड़ा है। उत्तर भारत के कई शहरों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर है। आज जबरदस्त कोहरा है बाहर, घना कोहरा अलग अलग इलाकों में छाया हुआ है और इसी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। कुछ इलाके तो ऐसे जहां पर विजिबिलिटी शून्य है। हवाई और रेल यातायात पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका सीधा असर पड़ रहा है। कई ट्रेनें देरी के साथ चल रही हैं, कुछ ट्रेनों के बहुत देरी से चलने की खबरें सामने आ रही है। हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा उत्तर भारत के अधिकतर शहर ऐसे हैं जहां पर तस्वीर ऐसी ही उभर करके सामने आ रही है। शीतलहर का, कोल्ड वेव का कहर है। अब जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं अपने काम के लिए, उनको कितनी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये सड़कों की हालत आप देख लीजिए, कुछ भी सामने दिख नहीं रहा। गाड़ियों की हेडलाइट ऑन है और वो इस तरीके से सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली की। विजिबिलिटी बेहद कम है यहाँ पर। हरियाणा करनाल की तस्वीर भी आपके सामने है और यूपी अयोध्या की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अभी मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि कुछ दिन और ऐसे ही परेशानियों भरे हो सकते हैं, क्योंकि घना कोहरा छाया रहेगा, मौसम खराब रहेगा। लोग ठंड से बचने के लिए अलग अलग इलाकों में जतन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। विजिबिलिटी कितनी कम है ये देख लीजिए आप। आज की तस्वीर है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है और जारी है घना कोहरा। जो ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली के आईटीओ इलाके में है और सुबह से ही पूरे दिल्ली एनसीआर के आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है और उसकी आप एक तस्वीर देख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार डेंस फॉग को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे तक इसी तरीके का जो घना कोहरा है वो पूरे दिल्ली में छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने कुछ चेतावनियां भी जो है वो लोगों के लिए दी हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप अपने वाहन लेकर बाहर निकल रहे हैं तो इस समय अगले 3 घंटे तक घना कोहरा छाया रहेगा, तो इसलिए आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके ज़रूर निकलिए। और साथ ही दिल्ली में इस समय कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है, तो उसके लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने कहा है कि जिसको अगर सांस की बीमारी है सबसे पहले तो वो बाहर ना निकले। बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो आप बिल्कुल बाहर मत निकलिए। अगर बाहर निकलते हैं तो आप लेयर वाइज कपड़े पहनिए, अपना सर ढक के रखिए, अपनी छाती ढक कर रखिए, अपने पैर ढक कर रखिए, क्योंकि यही वो पॉइंट्स है जहां से बॉडी में सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है। और सुबह से ही हम आपको ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि आप कैसे घना कोहरा पूरे दिल्ली में छाया हुआ है और अगले 3 घंटे तक इसी तरीके का घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। हालांकि आज के अगर हम तापमान की बात करें तो IMD के अनुसार यानी मौसम विभाग के अनुसार सुबह 5:30 बजे के आसपास दिल्ली का जो तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी तापमान में तो थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और शीतलहर की भी आज जो कंडीशंस है वो नहीं है, तो शीतलहर से लोगों को राहत मिली है। लेकिन आज सुबह से ही घने कोहरे ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। तो दिल्ली NCR के कई इलाके हैं जहां पर घना कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है और 3-4 घंटे ऐसी ही स्थिति रहेगी। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है विजिबिलिटी कई इलाकों में 0 के बराबर है, कुछ इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है और जो लोग घर से बाहर निकले हैं उनको भी सावधान रहने के लिए कहा गया कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। IGI एयरपोर्ट दिल्ली की तस्वीर, करनाल, अयोध्या की तस्वीर आपको हम दिखाई रहे हैं जहाँ पर विजिबिलिटी बेहद कम है। हवाई और रेल यातायात पर सीधा असर पड़ रहा है। जिन लोगों को सफ़र करना है उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत है। खबरों में आगे बढ़े, इस वक्त ईरान से बड़ी खबर है। ईरान के हालात पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया कि ईरान के हालात पर भारत की नजर है। ये भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ईरान में भारत के लगभग 9,000 नागरिक मौजूद हैं। वापस आने वाले भारतीयों को देश लाया जा रहा है, ये विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा की गई है। ईरान से भारतीयों का लौटने का जो सिलसिला है वो जारी है। भारत लौटे जो भारतीय हैं जो ईरान में फंसे हुए थे, वो जब भारत लौटे तो उन्होंने PM मोदी को थैंक यू कहा, शुक्रिया कहा। तो ईरान से भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। ईरान के ताज़ा हालात पर देश की नज़र है, भारत की नज़र है, ये विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है। नहीं, ऑन बेसिस में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ी हम लोग को, क्योंकि यहाँ से खुद एडवाइजरी जारी हो गई थी कि भाई इंडियंस को आ जाना चाहिए वापस, और उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सपोर्ट किया और उसकी बिहार पे ये लोग वापस आ रहे हैं। सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, सब अपने लोगों को ला रही है और पिछली बार भी लेकर आई थी सरकार अपने लोगों को और अब भी लेकर आ रही है। भारत का और मोदी सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत। हाँ, बहुत अच्छा काम भारत सरकार ने किया है, इसमें मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं हम भारत सरकार को और अपनी सरकार को, खासकर मोदी जी को, जिस तरह उन्होंने एकदम से इस पर त्वरित कार्रवाई की है और बहुत सेफली यहाँ पर लैंड करा लिया है। और फ्लाइट जैसे कि अभी बात भी हो चुकी है, उनसे आ चुकी हैं, फ्लाइट उतर चुकी है, तो सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम किया। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मोदी गवर्नमेंट और कंटिन्यूसली सपोर्ट रही उनकी, और वो इंडियंस को बाकी जो है उनको भी ज़रूर इंशाल्लाह वापस आएंगे। और थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, और हम बहुत खुश हैं आज हमारी फैमिली वापस आ रही। जैसे ही फ्लाइट नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, यात्रियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि जिस तरह के हालात इन लोगों ने ईरान में देखे हैं, इन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि ये अपने वतन, अपने घर वापस लौट पाएंगे। 10 दिन से इंटरनेट नहीं है, कॉलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, नेटवर्क पूरा बंद कर दिया है। उसके लिए डर लग के हम आ गए रिटर्न। कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई पाबंदी नहीं थी, कहीं भी आने की जाने की कोई रोक टोक कुछ नहीं। दरअसल ईरान में इंटरनेट बंद है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में ये लोग अपनों से बात भी नहीं कर पा रहे थे। मुश्किल हालात में जब ये लोग अपने घर लौटे तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ईरान से दिल्ली में 2 फ्लाइट आई, जिसमें पहली फ्लाइट रात 12:15 पर महन एयरवेज की थी, वहीं दूसरी फ्लाइट रात 2:40 पर लैंड हुई। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में फिर लहराया बीजेपी का परचम। नगरपालिका चुनाव में महायुति की बम्पर जीत हुई है। 29 नगरपालिका में 25 में भारी जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। 25 नगरपालिका में बीजेपी गठबंधन का मेयर बनेगा। ये विकास की जीत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बात कही गई है। PM मोदी के विजन की ये जीत है। महाराष्ट्र PM मोदी पर बहुत भरोसा करता है। मुंबई को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाएंगे, ये एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM महाराष्ट्र के, उनकी ओर से बात कही गई है।
महानगर पालिका चुनाव में महायुति की बम्पर जीत हुई है। 29 नगर पालिका में 25 में भारी जीत दर्ज की है महायुति ने। बीजेपी गठबंधन ने 25 नगर पालिका में अब बीजेपी गठबंधन का मेयर बनेगा। और उसके बाद जब जीत हुई है तो इस पर रिएक्शंस का, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी चल रहा है कल से। ये विकास की जीत है, डेवलपमेंट की जीत है, देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की जीत है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग पीएम मोदी पर बहुत भरोसा करते हैं और मुंबई को दुनिया की नंबर 1 सिटी बनाएंगे। ये एकनाथ शिंदे की ओर से भी कहा गया है रिजल्ट के बाद। बीएमसी में हुई बम्पर जीत के असली हीरो रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनकी सटीक और सधी हुई रणनीति ने न सिर्फ विपक्ष को चारे खानों चित किया, बल्कि टिकट बंटवारे से ही जीत की बुनियाद रख दी। मीडिया से बात करते हुए सीएम फडणवीस ने इसे महाराष्ट्र की जनता की जीत बताया। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रचंड जीत के असली गेम चेंजर डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे, जिन्होंने मराठी मानुष का झंडा बुलंद कर पूरी बाजी ही पलट दी। पार्टी ने न सिर्फ अपना प्रदर्शन बेहतर किया, बल्कि ठाकरे बंधुओं को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुंबई वासी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत बड़ी जीत मुंबई वासियों ने शिवसेना भाजपा गठबंधन को दी हुई है। मुंबई वासी पूरी तरह इस चुनाव में डेवलपमेंट के बाजू से रहे और इसीलिए इस चुनाव में डेवलपमेंट को स्वीकारा है और एंटी डेवलपमेंट को नकारा है। अब मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा या फिर शिवसेना शिंदे गुट का, इस पर चिंतन शुरू हो गया है। हो सकता है अगले 2 दिन इस पर तस्वीर साफ हो जाए। महाराष्ट्र में महायुति की जो बम्पर जीत हुई है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। महाराष्ट्र ने एनडीए का समर्थन किया है। पीएम मोदी ने यह कहा, एनडीए के एजेंडे को आशीर्वाद मिला के महाराष्ट्र में लोगों के साथ एनडीए का जो रिश्ता है वो और भी ज्यादा मजबूत हुआ। विकास का विजन लोगों को पसंद आया है और इसी को ध्यान में रखकर लोगों ने वोट किया, जिसके बाद महायुति की बम्पर जीत हुई। पीएम मोदी ने ये बात कही है, उन्होंने बधाई दी है। महाराष्ट्र ने एनडीए का समर्थन किया, एनडीए का जो विकास का एजेंडा है उसको आशीर्वाद मिला है और उसके बाद ये जीत मिली है। लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता जो महाराष्ट्र में है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया के परिणामों के साथ ही विकास का विजन लोगों को महाराष्ट्र में पसंद आया और ये बम्पर जीत महायुति ने हासिल की। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से तस्वीरें लगाई गई हैं और लगातार देवेंद्र फडणवीस को ही इस पूरे जीत का हीरो वहां बताया जा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं और उनके नाम की पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं, उनको बधाई दी जा रही है। और ये कहा भी जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये महाजीत महायुति ने हासिल की है। अलग अलग इलाके अब तो जश्न का ये दौर चलता ही रहेगा जब तक बीएमसी में या फिर अलग अलग निकायों में मेयर का नाम अनाउंस नहीं हो जाता है, तब तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के नासिक से बड़ी खबर है। यहां पर जबरदस्त बवाल हुआ कि चुनाव नतीजों के बाद ये बवाल हुआ है। यहां आतिशबाजी को लेकर विवाद हो गया। शिवसेना प्रत्याशी के घर के सामने आतिशबाजी हुई। शिवसेना प्रत्याशी की हार हुई है। अब उनके घर के बाहर ये देख लीजिए, वहां आतिशबाजी की जा रही थी, जिसके बाद भारी बवाल हो गया। महाराष्ट्र के नासिक से ये बड़ी खबर है। चुनाव नतीजे जैसे ही घोषित हुए, जैसे ही आए, उसके बाद आतिशबाजी की जा रही थी। शिवसेना प्रत्याशी का जहां पर घर था उसी के बाहर आतिशबाजी हो रही थी। और आप ये जान लीजिए कि शिवसेना प्रत्याशी की यहां हार हुई है, उसके बाद जो कार्यकर्ता थे शिवसेना के वो भिड़ गए। जाहिर सी बात है ये दूसरे बीजेपी के ही कार्यकर्ता होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर आतिशबाजी कर रहे थे और शिवसेना प्रत्याशी की हार हुई थी, जिसके बाद दोनों के ही कार्यकर्ता शिवसेना और बीजेपी के आमने सामने आ गए। संगीतकार ए.आर. रहमान के बयान पर विवाद खड़ा हो गया कि एक इंटरव्यू में रहमान ने बयान दिया कि मुझे बॉलीवुड में 8 साल में काम मिलना कम हुआ, सत्ता का बदलाव रचनात्मक नहीं रहा। रहमान की ओर से कहा गया। ए.आर. रहमान के बयान को विपक्ष का समर्थन तो हासिल है। बीजेपी नेताओं ने
रहमान के बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष जहां समर्थन में आ गया है इस बयान के बाद, तो वहीं बीजेपी नेताओं की ओर से ये कहा गया कि जिसके दिमाग में कीड़े होते हैं वो हिंदू मुस्लिम की बात किया करते हैं। अब AR रहमान के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस पर प्रतिक्रियाएं भी अब आएंगी। उन्होंने कहा था कि मुझे बॉलीवुड में 8 साल में काम मिलना कम हुआ। जब सत्ता का बदलाव हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उनके लिए ये अच्छा नहीं रहा। धीरे धीरे उनको काम कम मिलना शुरू हो गया। रहमान के बयान को विपक्ष अब समर्थन दे रहा है। बीजेपी ने कहा है कि ये बयान ठीक नहीं है। जिसके दिमाग में कीड़े हैं वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति और हिंदी मुस्लिम की बात किया करते हैं। रहमान ने एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीते 8 साल से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है। अब रहमान का ये बयान सियासी कॉरिडोर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं AR रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। AR रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गया बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा है कि AR रहमान बहुत ही बड़े म्यूजिशियन है, उनको इस तरह की तकलीफ होती होगी जस्ट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, तो मेरे ख्याल से ये बहुत दुख की बात है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल AR रहमान के दिए बयान पर हमलावर हैं, जिनकी माने तो परिस्थितियां जैसी कल थी वैसी ही आज है। कुछ आदमी जो है ना, माथा में सबको कीड़ा घुस जाता है हिंदू मुस्लिम ये सब बात बोलने का। ऐसी कोई बात नहीं है। इस देश में सबका साथ सबका विकास। जब AR रहमान जी को बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े गाने वो किया करते थे, वो परिस्थिति आज भी है, वही परिस्थिति पहले भी थी। तो इस तरह से कहना, अपने आप को विक्टिमाइज करना सरासर गलत है। बता दें कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रणवीर कपूर स्टारर रामायण इसी साल के आखिर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने ही दिया है, लेकिन जिस अंदाज में AR रहमान ने बीते 8 साल का जिक्र किया है, उसने सियासी तपिश बढ़ा दी है। अब इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े संगीतकार है AR रहमान, उनकी ओर से बयान दिया गया है तो इस पर विवाद होना लाजमी है। AR रहमान के बयान पर घमासान जारी है। सिंगर शान ने इस मामले पर क्या कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। नहीं, जहाँ तक काम नहीं मिल रहा है वो तो आपके सामने मैं जो खड़ा हूँ, इतने सालों से इतना गाया हूँ, मुझे भी काम नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं इसके अंदर ज़्यादा जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ पर्सनल बात होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। और हमें कितना काम मिलना चाहिए ये तो हमारे हाथ में नहीं है। जो भी काम मिले उसे अच्छे से करें। और रहमान साहब को जो भी काम मिलता है वो उनकी एक सिग्नेचर स्टाइल है, बहुत कमाल की वो कंपोजर है। सो अगर ऐसी कोई बात होती, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कम्युनल माइनॉरिटी एंगल जो भी आप कह रहे हो, म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती तो हमारे सारे तीनों सुपरस्टार्स जो 30 साल से, वो भी अगर आप कहें तो माइनॉरिटी में, बट उनकी फैंस किसी से कम है। खबरों में आगे बढ़े इस बीच एक बड़ी खबर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया कि भारत में अगर आज आई तो हिंदू देंगे जवाब, ये उनकी ओर से कहा गया है। हर घटना का जवाब हिंदुओं को देना होगा। हिंदू समाज का चरित्र ही भारत की असली पहचान है, ये मोहन भागवत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। भारत में आज आई तो हिंदू इसका जवाब देंगे। हर घटना का जवाब हिंदुओं को देना ही होगा। हिंदू समाज का चरित्र जो है वो भारत की असली पहचान है, ये संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से बात कही गई है। परकीय आक्रमण आली, कत्तली झाल्या, तरी तो धर्म मिटू दिला नाही। तो स्वभाव, धर्माचा एक अर्थ स्वभाव हाही आहे। तो स्वभाव ज्यांनी राखून ठेवला सर्व प्रकारच्या परिस्थितीतून, वैभव संपन्न होते तेव्हाही, विपत्तीत होते तेव्हाही, सर्वस्व गमावलं पण हा स्वभाव नाही सोडला। असा जो समाज परंपरेने या देशाला आपली मातृभूमी मानून इथे राहतो, त्या समाजाला हिंदू म्हणतात आणि त्यांच्या या देशाला या स्वभावामुळेच भारत म्हणतात। इसी बीच एक बड़ी खबर है, भारतीय वायुसेना को अब और मजबूती मिलेगी। भारत में राफेल लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने राफेल लड़ाकू विमान बनाने की मंजूरी दी है। भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल लड़ाकू विमान और फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी मिल गई है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही ये राफेल बनाए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति
इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे पर यह समझौता होगा, ये बड़ी खबर है। भारत की वायुसेना की ताकत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है और मजबूत होने वाली है। मेक इन इंडिया के तहत अब भारत में ही राफेल बनाए जाएंगे। फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी मिल गई है, ये बड़ी और अच्छी खबर है। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के अलवर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दो गाड़ियों के बीच ऐसी जबरदस्त टक्कर हुई कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि एक कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि अपना कंट्रोल नहीं रख पाई और अलवर की तरफ से ककराली की ओर जा रही दूसरी कार को उसने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दूसरी कार बुरी तरह पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे से आसपास हड़कंप मच गया। बता दें कि इससे पहले भी इस जगह एक हादसा हुआ था, जिसमें एक थार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी बार हुई इस सड़क दुर्घटना से स्थानीय लोग आक्रोश में हैं। बिहार से इसी बीच बड़ी खबर है। बिहार में आज सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी। मोतिहारी के रामायण मंदिर में स्थापित होगा शिवलिंग। 1 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के यहां पर पहुंचने की संभावना है। सीएम नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए हैं। चप्पे चप्पे पर तैनात हैं पुलिस के जवान और सीसीटीवी से निगरानी हर हिस्से की होगी। ये बड़ी खबर बिहार से है, जहां पर आज सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। मोतिहारी में यह कार्यक्रम होना है। रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा शिवलिंग, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। इस वक्त हम मोतिहारी के कैथवलिया में हैं। यह विराट रामायण मंदिर का परिसर है। विराट रामायण मंदिर जो है वो बन रहा है। यहीं पर आज दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग की जो है वो स्थापना होनी है। तैयारी जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 बड़े बड़े क्रेन मंगवाए गए हैं। इसी के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े और भारी शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट है, चौड़ाई भी 33 फीट है, वजन 210 टन है। शिवलिंग के आधार पीठ की लंबाई 36 फीट है। आधार पीठ को तैयार होने में 2 साल का समय लगा है। सहस्त्रलिंगम शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विशेष रूप से तैयार किया गया है। 47 दिनों की यात्रा के बाद शिवलिंग यहाँ जो है वो पहुँचा है। बता दें आज कार्यक्रम में यज्ञ मंडप में पूजन किया जाएगा। उसके बाद शिवलिंग की पीठ पूजन कर शिवलिंग की स्थापना जो है वो की जाएगी। इस बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं आज यहाँ पर पहुँचेंगे। प्रशासन भी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। खबर यूपी के बिजनौर से है। बिजनौर में एक कुत्ता चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इसकी वजह है कि कुत्ते का रहस्यमयी व्यवहार, क्योंकि कुत्ता पिछले 4 दिन से हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा लगा रहा था, लेकिन अब वो कुत्ता शांत होकर एक स्थान पर बैठ गया है, जिसे श्रद्धालु दैवीय चमत्कार मान रहे हैं और कुत्ते के पैरों में माथा टेककर उस पर पैसे चढ़ा रहे हैं। कुत्ते को पूजने और उसके आगे माथा टेकने वाले श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। आलम यह है कि कुत्ते के दैवीय होने की बात दूर दराज गांव तक फैल चुकी है, जिससे बड़ी संख्या में लोग कुत्ते के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और रोड पे घूम फिर के फिर यहाँ आ गए। फिर यहाँ गोल गोल चक्कर लगाया अंदर बरामदे में, फिर यहाँ लगाने लगे रेता के 4 तरफ। और ये इन्होंने खाने में दूध दिया एक दिन, जब से ऐसी है। अब क्या कर रहे हैं ये? अब आराम में लेटे हुए हैं। ये पूरा मामला नगीना तहसील के नंदपुर गाँव के प्राचीन मंदिर का है, लेकिन जैसे ही खबर फैली कि परिक्रमा लगाने वाला कुत्ता कुछ खा नहीं रहा है, तो उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। मंदिर के आसपास मेला लग गया। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई कुत्ते को दैवीय बता रहा है तो कोई काल भैरव का अवतार। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये कुत्ता बीमार है, उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पशु चिकित्सक की टीम ने कुत्ते का चेकअप किया, उसे ड्रिप चढ़ाई जा रही है। इसके शरीर में पानी की कमी हो रही है, खाना ये नहीं खा रहा है, इसलिए फ्रूट थेरेपी हमने इसे दी है, जिससे कुछ दवाइयाँ दी हैं जिससे इसकी भूख आए और डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। मंदिर में उमड़ती भीड़ को देखकर अब वहां रौनक बढ़ गई है। लोग न केवल दर्शन करने आ रहे हैं, बल्कि इस अनोखे दृश्य को अपनी आंखों में कैद करने और कुत्ते का आशीर्वाद लेने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर के बाहर छोटे व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजा ली।
जहां एक तरफ लोग इसे भक्ति का प्रतीक बताते हैं, वहीं कुछ लोग कुत्ते को बीमार बता रहे हैं। इसके बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। कुत्ता अब इस इलाके में जिज्ञासा और श्रद्धा का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर है। लखनऊ के हुसैनाबाद में अवैध निर्माण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने प्रशासन को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जब शिया धर्मगुरु इस पूरे इलाके का जायजा लेने पहुंचे तो उनके तेवर ये बता रहे थे कि इस बार वो आर पार के मूड में हैं। सीधे तौर पर उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर 2 दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ पर प्रदर्शन होगा, यहाँ पर जो हम रॉयल फैमिली वाली से सबसे गुजारिश करते हैं इस प्रदर्शन में हमारे साथ पूरी तरह शरीक हो। उनका जो प्रदर्शन होगा हम शरीक होंगे, जो हमारा उसमें मुल्क सवाब शरीक, ये हमारा कहना है। मौलाना कल्बे जवाद ने हुसैनाबाद ट्रस्ट की आमदनी और खर्चे को लेकर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि ट्रस्ट की कमाई का एक भी पैसा इलाके के विकास पर खर्च नहीं किया जाता। उनके साथ कई दूसरे धर्मगुरु और वकील भी मौके पर मौजूद थे। आपने क्यों खर्च किया पड़ा हमारे पर? हम जाके रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाके अपना घर बना दे, कहता था 5 लाख खर्च हो गए हमारे, तो हमारे हक हाजिर प्लेटफॉर्म पर जाके अपना घर बनाए। आपने बनाइए क्यों यहाँ के ऊपर आपके खर्च हो गए? मौलाना के आरोपों को सही माने तो लजीज गली का पूरा इलाका अवैध निर्माण की चपेट में है और वो समय समय पर इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान के अजमेर से खबर है। अजमेर में एक वायरल वीडियो में ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की गोपनीयता और विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वायरल वीडियो में बच्चे ही छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वायरल वीडियो सामने आया है उसमें एक युवक और युवती जो विद्यार्थी जैसे लग रहे हैं, 1-2 नहीं बल्कि कई उत्तर पुस्तिकाओं को चेक कर रहे हैं और बाकायदा वीडियो भी शूट कर रहे हैं। देश बहुत सुंदर है, इसके लिए ये कहना सरल है कि ये देश बहुत सुंदर है। इसमें अभी भी बहुत सुंदर जगह है और देखनी नहीं देखी है मैंने। ये पूरा मामला बीए फर्स्ट ईयर के दूसरे सेमेस्टर के इतिहास विषय की कॉपियों से जुड़ा हुआ है। इन विद्यार्थियों के पास पूरा का पूरा बंडल रखा हुआ है और वो एक ग्रुप में इन उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इन कॉपियों पर परीक्षा की तारीख, विषय और यूनिवर्सिटी का लोगो साफ देखा जा सकता है। इस वायरल वीडियो में ये छात्रों के आंसर लिखने के तरीके, उनकी हैंडराइटिंग और पढ़ाई के स्तर को भी बता रहे हैं। अगर बोला है कि एनी 5 तो आप एनी 5 क्वेश्चन ही करें। आप अगर 5 के बाद में भी करोगे, जैसे कि इसने 5 बोला था और इसने पूरे 10 क्वेश्चन कर दिए, तो इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैसी राइटिंग यार, समझ में भी नहीं आ रहा है क्या लिख रखा है इन्होंने। मैं इसमें क्या नंबर दूं, मेरे को बताओ भाई। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं लिखा इसने। आश्चर्य की बात यह है कि वीडियो में कॉपी जांच रहे स्टूडेंट जिन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं वो सवाल प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। अलग हिस्ट्री की भी कॉपीज है जिसमें हमने कुछ नोटिस किया, हम आपको बताते हैं। मतलब चीटिंग लेवल। रोल नंबर 35 से मैं नोटबुक चेक कर रहा हूँ, 35 से लेकर अभी मैं 95 तक पहुँचा हूँ, सबका सेम है। जब इस मामले पर एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलगुरु सुरेश कुमार अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वीडियो के मामले में जानकारी मिली है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। खामी तो पता करना पड़ेगा ना, सत्यता क्या है, उसके लिए सत्यता का पता करना पड़ेगा कि खामी कहाँ रही और वास्तव में खामी है कि नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। पीएम मोदी का बंगाल और असम दौरा के चुनावी राज्यों में पीएम मोदी का 2 दिनों का दौरा रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। असम में भी कई परियोजनाओं का आधारशिला परियोजनाओं की वो रखेंगे। तो असम और बंगाल का दौरा के पीएम मोदी का 2 दिनों तक ये 2 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। दोनों ही चुनावी राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों में। पश्चिम बंगाल में कई परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे, वहीं वहां पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे पीएम मोदी। इसके अलावा असम में भी उनका दौरा है, वहां पर कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम का मिशन बंगाल, आपको हम बताएं कि 3250 करोड़ रुपए की सौगात बंगाल को देंगे पीएम। सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी और 4 रेल परियोजनाओं की आधारशिला वहां पर रखेंगे। बलूरघाट हिली के बीच नई रेल लाइन बनेगी और न्यू जलपाईगुड़ी में नया गुड्स शेड बनेगा। सिलीगुड़ी लोको शेड का विस्तार भी होगा। इसके अलावा न्यू कूच बिहार बमनहाट लाइन का उद्घाटन भी उनको करना है। 7 नई अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत होगी।
सिंगूर में 830 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। बालागढ़ में कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल की आधारशिला भी पीएम मोदी रखेंगे। इसके अलावा पीएम का मिशन असम भी है। आपको समझाएं कि गुवाहाटी में बागुरुम्बा दोहो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 10,000 कलाकार नृत्य पेश करते हुए वहां पर दिखाई देंगे। 6,950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी असम को देने वाले हैं। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास भी पीएम करेंगे। 2 नई अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत पीएम मोदी असम में करेंगे। तो 2 राज्यों का उनका दौरा के 2 दिनों का। पीएम मोदी कल पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल के सिंगूर। पीएम के दौरे से पहले टीएमसी वहां पर कार्यक्रम कर सकती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं, चुनाव के दौरान ही क्यों होती है विकास की बात, ये कहा गया कि उनकी तरफ से। अधीर रंजन चौधरी की ओर से कहा गया, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ही विकास की बात क्यों की जाती है। बीजेपी की ओर से पीएम कल सिंगूर पहुंचने वाले हैं पश्चिम बंगाल के, और वहां पर यह कहा जा रहा है कि पीएम के दौरे से पहले टीएमसी कार्यक्रम कर सकती है। इस पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। पीएम के आगमन को लेकर कांग्रेस नेता है अधीर रंजन चौधरी, उनकी ओर से सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव सिर पे होता है, चुनाव सामने दिखाई देता है, तो क्यों बीजेपी को विकास की याद आती है, तो क्यों पीएम मोदी विकास की बात करते हैं। ये अधीर रंजन चौधरी की ओर से बात कही गई है पीएम के दौरे को लेकर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से खबर है। छिंदवाड़ा में शादी के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। यहां एक महिला शादी के बाद पत्नी बनकर घर में आई और 20 दिन के बाद ही घर का सारा सामान लेकर वहां से रफूचक्कर हो गई। लूट की ये कहानी भले ही फिल्मी थी, लेकिन इसके सारे किरदार असली थे। दरअसल कुछ महीनों पहले मधु विश्वकर्मा की पहली पत्नी का निधन हो गया और उसके बाद वो दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बलराम नाम के शख्स से हुई, जिसने उन्हें शादी का झांसा दिया और संध्या नाम की युवती से शादी भी करा दी। शादी के नाम पर मधु से भी 10,000 रुपए लिए गए, लेकिन 20 दिनों बाद ही संध्या ने अपने असली बॉयफ्रेंड को अपना छोटा भाई बताकर घर बुलाया और रात में परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर गाड़ी, सोने की चेन और 25,000 नगद लेकर फरार हो गए। ठगने का प्लान बनाया और उससे इस महिला को मिलाकर जो है 10,000 रुपए इनसे ठगने के लिए महिला जलाने के नाम पर, और महिला को जो है इसके घर में भिजवा दिया। हालांकि मुख्य आरोपी महिला का प्रेमी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। दहशत इस कदर वहां पर बढ़ गई है कि बच्चे और बुजुर्ग घर से निकलने में डर रहे हैं। आवारा कुत्तों का खौफ ऐसा कि सड़क तो छोड़िए, सोसाइटी में भी चलना मुश्किल हो गया। तस्वीरें गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के गुलमोहर गार्डन सोसाइटी की, जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने एक युवक पर हमला बोल दिया। 27 साल का शशांक भागा, कुत्ते पीछे भागे, ऐसा लगा जैसे कच्चा चबा जाएंगे। गनीमत ये रही कि शशांक कुत्तों के हमले से बच गए, लेकिन ये आवारा कुत्ते सोसाइटी में कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं।